सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करते, साथ ही अपने प्रेरणा के स्वरूप एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मुख से अभिवादन करें। हम लोगों को द्वारा प्रतिदिन दुष्प्रधारित कक्षा दी जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि मकर लगन के कुंडली के प्रमुख धनयोग फल दीपिका 381। फल दीपिका पुस्तक के 381 पृष्ठ के आलोक में हम लोग मकर लगन के कुंडली के प्रमुख धनयोग जो पुस्तक में दिए गए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एवं कुंडली के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले फल दीपिका पुस्तक में। फल दीपिका पुस्तक में मकर लगन की कुंडली के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा जा रहा है कि यदि मकर लगन की कुंडली हो तो बुध युगप्रद होता है, अर्थात बुध की दशा दशा अच्छा फल देगी। ऐसा क्यों? तो क्या यह हर लग्न में लागू होता है? लग्न बदल जाएंगे, ग्रह बदल जाएगा, लग्न बदल जाएंगे, ग्रह बदल जाएगा। तो मकर लग्न की कुंडली में बुध देव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। बुध देव भाग्य भाव के स्वामी। स्पष्ट है। ये नियम यह बनता है कि जिस कुंडली में भाग्य भाव में यदि किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि पड़ता है, उस कुंडली के लिए, उस लग्न के लिए, जिस लग्न में यदि किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में पड़ता है तो उसके स्वामी, मतलब उस मूल त्रिकोण राशि के जो स्वामी बनते हैं उनकी दशाओं में बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। यह सूत्र केवल मकर लग्न की कुंडली पे लागू नहीं होता, सभी लग्नों की कुंडली पर जिस लग्न में नवम भाव में किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह भी पढ़ा है और चर्चा के दरमियान भी यह पाया है। आप लोग अभी भी देख सकते हैं, अपने अपने कुंडली पे लगा सकते हैं कि आपके चंद्रमा की दशाएं कब व्यतीत होती है। चंद्रमा की स्वराशि 4 है, यानी कर्क राशि है। वह किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, भले वह वृषभ राशि को देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, लेकिन जब भी चंद्रमा की दशा चली तो वृषभ राशि आपके कुंडली के जिस भाव में है उस भाव के अनुसार चंद्रमा ने आपको फल दिया। कोई भी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि जहां जिस भाव में होता है, अपने भाव का फल अपनी दशाओं में अवश्य देता है, अपने स्थिति के अनुसार। तो अब यदि नवम भाव में 5 नंबर की राशि हो तो सूर्यदेव की दशा अच्छी जाएगी। नवम भाव में 2 नंबर की राशि हो तो चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। नवम भाव में मेष राशि हो तो मंगल की दशा अच्छी जाएगी। नवम भाव में 6 नंबर की राशि हो तो बुधदेव की दशा अच्छी जाएगी। नवम भाव में धनु राशि हो तो गुरुदेव की अच्छी दशा जाएगी। नवम भाव में 7 नंबर की राशि हो तो शुक्रदेव की अच्छी दशा जाएगी। नवम भाव में शनिदेव की राशि हो तो शनि की अच्छी दशा जाएगी। यह एक सामान्य नियम है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरे सूत्र पर चलते हैं कि दूसरा सूत्र क्या कह रहा है। दूसरा सूत्र कह रहा है कि मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो। हाँ पल्लवी जी, बोला जाए। गुरुजी, अगर इसमें बुध 6th हाउस में बैठ जाए, स्वराशि का हो गया, तो भी अच्छी बात, तो भी अच्छा फल देगा। गुरुजी मेरे बैठा हुआ है, बट मेरे ना बैठा हुआ है गुरुजी, पर मेरे तो हर बार जब भी बुध की दशा आती है गुरुजी, मेरे को हर बार बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। पर वो ग्रहों की युति भी है, राहु मंगल और सूरज के साथ है गुरुजी। अच्छा, अब देखा जाए। ठीक है, आपके प्रश्न उत्तम ही हैं।
अब पुनः हम लोग कुंडली पे चलते हैं। अब बुधदेव यहाँ पे आ गए, सूर्य के साथ हैं, राहु के साथ। तो अब यहाँ पर यह बतलाया जाए, क्या आपको अंशात्मक मान बुध सूर्य राहु का याद है या आप बतला सकती हैं? हाँ जी गुरुजी, साथ में मंगल भी है गुरुजी। सूरज का 16 डिग्री है गुरुजी। सूरज 16 हो गए। हाँ जी, राहु देव 0 डिग्री के हैं। अच्छा जी। और बुध देव और मंगल देव गुरुजी दोनों 8-8 डिग्री के ही हैं। साथ में उनकी कला विकला बताऊं गुरुजी? नहीं 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 नहीं, बस हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए कि राहु राहु देव 0 अंशों के हैं, बुध देव का अंशात्मक मान 8 है। तो जब 0 के हो गए और यह विषम राशि है तो बिल्कुल बाल अवस्था में हो गए। अब तो यह राशि परिवर्तन करने वाले भी हैं या भी इधर जाने वाले हैं। चलिए, तो राहु गड़बड़ हो गए, यानी राहु उतने प्रभाव नहीं दे जितना मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी अवस्था बहुत ही अंश दोष में चले आए, अंश दोष में चले आए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य यहाँ पर सबसे बलवान है, युवा अवस्था का है। मंगल यहाँ पर प्रभावहीन हो गया, अस्त है। मंगल यहाँ पर अस्त हो गए। मंगल 17 अंशों के अंतर तक अंश होता है, अस्त होता है। मंगल कितने अंशों तक? 17। तो यह तो सूर्य के अंशात्मक मान से 8 अंश पीछे। अब कहेंगे बुध भी अस्त है, ठीक है, बुध को अस्त मान लेंगे। इस नियम से भी बुध बुरे फलदाता हो गए एक, लेकिन बुध को अस्त दोष नहीं लगता। आप सभी यह भी कहेंगे, कहना उचित है कि नहीं है? जी जी जी। तो अभी जो पुस्तक में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, यह बातें इनकी झूठी साबित हो रही है इनके कुंडली के अनुसार, बिल्कुल गलत साबित हो गया ना। जी जी। परंतु यह हम सबों की छोटी सोच है, कम बुद्धि का परिचय है हम लोगों के पास में, कम बुद्धि है, इसका हम लोग परिचय दे रहे हैं। हम लोगों ने इसी पुस्तक के आलोक में पहले भी तो कई कक्षाओं में पढ़ा है कि बुधदेव सहधर्मी होते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके अनुसार से ये फल देते हैं। तो अब यहाँ पर कौन से ग्रह बाकी रह गए? सूर्यदेव, क्योंकि मंगल तो अस्त ही हो गया, मंगल अस्त हो गया। यदि मंगल अस्त न भी है तब भी ये चतुर्थेश है। अगर मंगल का कुछ गुण भी ले रहा है, दोनों का अंशात्मक मान बराबर है मंगल बुध का, तो ये मंगल चतुर्थेश है। चतुर्थेश एवं नवमेश की भी युति हो गई और यह अच्छा फल हो गया ना। जी जी। लेकिन नहीं, लेकिन चूंकि मंगल अपने आप में अस्त है, प्रभावहीन है, तो फिर मंगल बुध को क्या प्रभावित कर पाएंगे? इसलिए प्रभावित तो ज्यादा हुआ सूर्य से। ये युति है सूर्य के साथ में। सूर्य जिस ग्रह के जिस भाव में होता है सामान्यतः अन्य ग्रहों को प्रभावहीन कर देता है। तो बुध सूर्य के गुणों को ले लिया, तो सूर्य क्या है? अष्टमेश। तो फिर बुध को तो अष्टमेश का ही फल देंगे। और सूर्य की दशाएं अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। हाँ जी, सूरज की अच्छी गई थी गुरुजी। बुध की तो हर बार मतलब कि तो पहले ही डर लगने लग जाता है। डरिए अब मत। हाँ जी गुरुजी, अब तो नहीं। हाँ, नहीं डरिए, और इसका उपाय भी तो है। क्या उपाय है इसका इसका उपाय गुरुजी? अब यह देखिए ना, यदि यह खराब फल देता है यानी कि भाग्य खराब हो रहा है, तो ये चौथे भाव में बैठा हुआ है ना, नहीं चौथे नहीं, 10वें भाव में बैठा हुआ है। यह बुध यहाँ पर बैठ के किसको खराब कर रहा है? बुध छठे भाव में बैठ के खराब किसको कर रहा है?
नवम भाव को खराब कर रहा है, भाग्य भाव को खराब कर रहा है ना। जी गुरुजी। और किसके कारण से कर रहा है? तो सूरज के कारण से। अष्टमेश से युक्त होने के कारण कर रहा है। तो यह अपने भाव से 10वें हो गया, अपने भाव से 10वें हो गया। 10वें हो गया। तो इस भाव के लिए अगर इसको हम लग्न मानते हैं तब यह तो 10वां हो गया। तो लग्न से 10वें भाव में, और बुध अपने स्वराशि का भी है, बुध अपने स्वराशि का है। तो यहां पर हम किसी भी ग्रह को कुछ नहीं करेंगे। अब उपाय करेंगे तीसरे भाव का। उपाय कहां से करेंगे? तीसरे भाव का उपाय करेंगे तो दोनों ही भाव अच्छा हो जाएगा। नवम भाव भी अच्छा हो जाएगा, छठा भाव भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि भाग्य भाव से 10म भाव में बुध बैठकर गलत कर रहा है, तो बुध की कर्म भूमि को भी हम ठीक करेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ? तो वह पावर ऑफ स्किल है, पावर ऑफ स्किल है जी। गुरुजी वहां पे और चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तब तो और अच्छा है। तीसरे भाव में चंद्रमा है ना, हाँ जी हाँ जी। और अच्छा हो गया। आर्टिस्ट। और जो है यह किसके साथ में है? तो अष्टमेश के साथ में है। अष्टमेश सूर्य है। अब देखिए कड़ी कैसे से कैसे जुड़ी। सूर्य भी ज्योतिष के कारक हैं। ये तो ज्योतिष के पितामह भी कहे गए हैं ना। जो 18 जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, 18 या 19, किसी पुस्तकों में 18 बतलाए गए हैं, किसी पुस्तक में 19 बतलाए गए हैं। तो उन 18 या 19 में हमारे सूर्यदेव भी हैं, एक कि नहीं है? है। तो यहाँ पर अब इन दोनों भावों का काम करेंगे हम। 8वें भाव का भी काम करेंगे, तीसरे भाव का भी काम करेंगे, और यहाँ का भी काम करेंगे। तीनों का काम करेंगे। जब अब मान लीजिए कि व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं होता तो फिर दूसरे उपाय थे। यदि व्यक्ति स्वयं एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है या एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है तब तो उसके लिए अच्छा हो गया। तो अपने जीवन में नियमित रूप से आधे घंटे 1 घंटे समय निकाले, नियम पूर्वक। क्या करे? नियम पूर्वक समय निकाले अपनी दिनचर्या में, और उसको सोचे। कोई एक प्रश्न ले, उस प्रश्न पर थोड़ा मनन चिंतन करे, मनन चिंतन भी करे, और उसको खूब बढ़िया से प्रश्न को लेकर के, उदाहरण कुंडली को लेकर के अपने ज्ञान के आलोक में उसकी विवेचना करे, लिखे, अपने स्किल को ढूंढे, मनन चिंतन करे, और स्किल को उपयोग करके, अपने दिमाग का उपयोग करके, उस स्किल को उपयोग करके। तीसरा भाव राइटिंग का भी तो है। तीसरा भाव राइटिंग राइटिंग का भी है। फिर क्या होगा? तो फिर क्या बुधदेव ठीक नहीं हो? राइटिंग हुआ तो बुधदेव भी ठीक हुए, यहाँ सूर्य भी प्रसन्न हुआ, वहां स्किल का भी उपयोग हो गया। यहाँ आपने एक निश्चित समय पर यह भी किया तो हो गया। बुध का उपाय या बाकी रहा? हो गया गुरुजी। स्किल तो बढ़ेगा ना फिर। जी तो आपको तो यह करना ही चाहिए। जी गुरुजी। तो यही गुरुजी 12वें भाव में हो तो बुद्धि। अब 12वें भाव में होंगे तो अलग फल देंगे। अगर यही बुधदेव 12वें भाव में है तो क्या फल देंगे? तो भावेश के आधार पर देखिए ना क्या फल देंगे। या अच्छे फल भी अच्छे फल भी देंगे व्यक्ति को, बुरे फल भी देंगे। गुरु द्वारा दृष्ट गुरुजी। हाँ जी, गुरु द्वारा दृष्ट भी हो गुरुजी।
तो गुरुदेव के द्वारा किस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए? चतुर्थ भाव में गुरु जी। चलिए, और अच्छा हो गया है। तब तो एक चीज और दर्शाता है, हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति को पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा तो शायद खैर सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अब बुधदेव यदि 12वें भाव में बैठ गए तो यह बुरा योग हो गया। क्या हो गया? बुरा योग। खराब योग। अब इस बुरे योग को शुभ योग में कैसे बदला जाए? तो व्यक्ति काम को ही पूजा मान ले, यानी कि हमें 9 बजे काम पर बैठना है तो 9 बजे बैठ जाना है, भले भूखे ही क्यों ना सही, एक रोज नहीं खाएंगे काम चल जाएगा। काम में पारदर्शिता, काम में ईमानदारी, काम की प्रतिबद्धता, काम को, अपने कार्य को व्रत मान ले, अपने कार्य को व्रत मान। व्रत माने। व्रत के नियम के आधार पर अपने कार्यों को करें, मतलब उस कार्य के लिए जो नियम बनते उस आधार पर एकदम पक्का तो पक्का टाइम टू टाइम बाइक उठेगा। फिर क्या होगा? क्या गुरु जी? देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, देवगुरु बृहस्पति ईमानदार ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं। जब टाइम टू टाइम काम कीजिएगा, कार्यों के नियम से कीजिएगा, तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए। और टाइम टू टाइम, वक्त की पाबंदी, प्रतिबद्धता, समयशीलता, यह सभी छठा भाव है ना। जी जी। तो फिर यह खस्टेस ज्यादा हो गया। फिर अगर आप पूजा पाठ इत्यादि पर ज्यादा विश्वास भरोसा रखेंगे, टोटका फोटका पर ज्यादा विश्वास रखेंगे, तो फिर यह क्या हो जाएगा? खस्टेस रहेगा कि नौमेश रहेगा? नौमेश। तो फिर तो नौमेश का 12वें भाव में जाना भाग्य को खराब कर दिया कि नहीं खराब कर? जी। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह से दृष्ट है, वह ग्रह क्या चाहता है, कर लीजिए ना। अगर टाइम टू टाइम काम कीजिएगा तो खस्टेस ज्यादा एक्टिवेट हुआ, आप भाग्य भरोसे नहीं रहे, पूजा टोटका पे नहीं रहे, मतलब ईश्वर की पूजा कीजिए, विश्वास कीजिए, अलग बात। तो फिर इस भाव का स्वामी अपने से चौथे हो गया, अपने से सुख भाव में हुआ। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही है, धार्मिक राशि में है, सात्विक राशि में है, तो कर्म ही पूजा है, वैसे भी ये ठीक हो जाएगा। तो उपाय इसके यही है। लेकिन ज्यादा व्यक्ति पूजा पाठ के चक्कर में रहेगा, फिर क्या होगा? फिर 9th हाउस ज्यादा वो रहेगा गुरु जी एक्टिव। तो 9th हाउस ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो फिर तो क्या हो गया? तो 12वें भाव में चला गया ना। जी। और देवगुरु बृहस्पति भी तो द्वादशेष एवं तृतीयेश होकर के अकारक अकारक ग्रह हैं गुरु जी। पूजा पाठ में का मन भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। चलिए, बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी, धन्यवाद। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में भाग शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अभी हम लोगों ने एक ही सूत्र पढ़ा है ना, या दो पढ़ लिए? यहाँ बुध की राशि होने से 9 भाव में और बुध 12वें में है, तो पूजा पाठ में क्या मन लगेगा? नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अब कम लगेगा। जी, तो कर्म वाला ज्यादा उपाय अच्छा अच्छा है। चलिए, अब दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र है कि मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो, बुध 8वें घर में हो, तो जातक दीर्घायु किंतु निर्धन होता है। अब बदलाइए, मकर लग्न हो, लग्न में बृहस्पति हो, लग्न में बृहस्पति यानी कि लग्न में ही नीच राशि का ग्रह हो, लग्न में ही नीच राशि का ग्रह है। शुक्र के द्वारा देखा जाता हो, अष्टम भाव में बुधदेव हो, यही बतलाई गई ना। लग्न में बृहस्पति हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि हो,
बुध 8वें घर में हो तो जातक दीर्घायु होता है परंतु निर्धन होता है। खैर धन योग नहीं है लेकिन आयु योग तो हुआ। कौन सा व्यक्ति चाहता है कि हम कम आयु जिए, चाहे 150 वर्ष आदमी जी ले, 125 वर्ष जी ले, 100 वर्ष जी ले, लेकिन जितना दिन जी लिया फिर अभी और चाहता है कि अभी और दिन हमें। तो यहाँ पे कोई ऐसा योग बन रहा है। अब यह द्वादश शेष लग्न में हुआ, वो भी नीच राशि का। शुक्र के द्वारा देखा जा रहा है। भाग्य भाव का स्वामी 8वें भाव में, यह भी अच्छा नहीं। खष्टेश का 5वें भाव में होना, यह भी आयु के लिए अच्छा नहीं, यह भी तो बीमारी का योग। हाँ, एक शुक्र दिख रहा है जो योग कारक ग्रह होकर के देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, लेकिन केवल एक शुक्र देव के देख लेने से जो वाली बात नहीं हुई ना। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? यह सूत्र कैसे लागू हुआ? आप लोग भी इतने दिनों से, लगभग 1 महीने से इसी प्रकार के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो ढेर सारे कम से कम सूत्र पता चल गए। हर सूत्रों पर हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? गुरुजी, गुरुदेव का तो नीच भंग हो गया ना यहाँ पे। कैसे? शुक्र द्वारा दृष्टिगत है, वो भी योग कारक ग्रह है गुरुजी। पंचमेश। यह आपने कहीं पढ़ा है कि नीच के ग्रह पर यदि पंचमेश या नवमेश या योग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका नीच भंग हो जाता है? नहीं। जन्म स्थान से दूर चले गए तो गुरुजी 12th लॉर्ड नीच का हो गया तो उम्र के लिए अच्छा हो गया फिर लगन में। देखा जाए, स्पष्ट सा बात है कि इसी फल दीपिका पुस्तक में आने वाले दिनों में हम लोग एक वाक्य पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, और हम लोग कुंडली पर भी लगाकर देखते हैं, आप लोग भी देखिए कि क्या नीच के गुरु खराब फल देते हैं? स्पेशली अगर किसी भाव में नीच के गुरुदेव हों और किसी अन्य भाव में मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य इत्यादि नीच के हों, तो कौन सा भाव ज्यादा पीड़ित आपको दिखता है? जिसमें गुरु खराब दिखता है, जिसमें गुरु नीच के होते हैं वह खराब दिखता है, या अन्य ग्रह वाला? अन्य ग्रह वाला। नीच के गुण थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन हानि नहीं करता देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना। गुण बदल जाता है, थोड़ा सा फलों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अशुभ प्रभाव नहीं देता है। नीच के गुरु भी कुछ अच्छे ही फल देते हैं, नीच के गुरु भी उतना बुरा फल नहीं। अभी यहाँ पर एक बात है,
कि यह योग तभी लगता है जब शुक्र या बुध या गुरु, ये तीनों में से कोई भी ग्रह एक भी राहु या केतु से युक्त न हो। राहु या केतु से युक्त न हो, मतलब कि गुरु और शुक्र इन दोनों में से कोई भी एक भी ग्रह राहु केतु से युक्त न हो। एक और बुध देव किसी अन्य पापग्रह से युक्त न हो। हालांकि अष्टम भाव में बुध देव किसी से युक्त भी होंगे तो उस ग्रह के अनुसार फल दे देंगे। तो बुध भी अकेले हो, स्वतंत्र हो, बुध भी अकेले एवं स्वतंत्र हो, या लग्नेश के साथ में हो तो ठीक है। यानी कि बुध के साथ में यदि अन्य कोई ग्रह हो जाएगा तो बुध उस ग्रह के जैसा फल देने लगेगा ना जी। इस सूत्र को समझने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो मारक भाव हैं, जो हमारे मारक भाव हैं दूसरे मेरे 8 7वें और दूसरे दोनों मारक भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव, अगर बुधदेव है तो भाग्य भाव के स्वामी है, इनकी दृष्टि यहाँ बनी। और आयु के लिए प्रमुख रूप से 8वां भाव देखते हैं तो आयु भाव में भी शुभ ग्रह, मारक भाव में भी पर शुभ ग्रह की दृष्टि। दूसरा भाव 7वां भाव जो मारक भाव है, इस भाव में भी शुभ ग्रह क्या शुभ ग्रह का होना, यह भी थोड़ा अच्छा। अब यहाँ पर शुक्रदेव योग कारक ग्रह है। शुक्रदेव योग कारक ग्रह है, इसलिए इनमें ज्यादा बल बढ़ गया, ज्यादा शुभता आ गई। तो जब भी योग कारक ग्रह, यहाँ पर हमारे मित्र भाई ने जो कहा है कि नीच भंग हो जाता है, ठीक है, हम उनकी बातों का सपोर्ट करते हैं। नीच हो जाने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा बुरा फल। तो जब भी कोई योग कारक ग्रह किसी अशुभ ग्रह को देखता है तो उसकी अशुभता कमी कर देता है या पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो नियम यह है कि यदि पंचमेश या नवमेश, द्वादशेश या तृतीयेश को देखेगा या खष्टेश या अष्टमेश को देखेगा तो उसके दुष्प्रभाव में कमी कर देता है। क्या कर देता है? दुष्प्रभाव में कमी लाते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति पंचमेश से दृष्ट हो गए, उसमें भी शुक्र शुभाग्रह से दृष्ट हो गए, तो इनकी अशुभता समाप्त हो गई। इनकी अशुभता समाप्त। तो नैसर्गिक जो शुभ गुण है वह बच गया, इनके पास अशुभता कम हो गया, नैसर्गिक शुभ गुण हो गया। यहाँ लग्न भी शुभ प्रभावित हो गया, दोनों मारक भाव भी शुभ प्रभावित हो गया, आयु भाव भी शुभ प्रभावित हो गया। तो जब सब शुभ प्रभावित हो गया तो दीर्घायु होना संभव है कि नहीं है? है। लेकिन इसमें बाध्यता हमने हालांकि पुस्तक में नहीं दिया गया, लेकिन अपने हम अनुभव से कह रहे हैं कि अब इनकी शुभता कम हो जाएगी तो क्या यह दीर्घायु योग बनेगा? नहीं गुरु। तो शुभता कैसे कम होगी? तो किसी भी ग्रह से युक्त होंगे तो शुभता समाप्त नहीं होगी। शुभता समाप्त तब होगी जब यह राहु से युक्त होंगे, अंशात्मक मान भी क्लोज होगी, तब शुभता में कमी आएगी, क्योंकि इनके गुणों को वह अवशोषित कर लेगा राहु। दूसरे ग्रह को में अवशोषित करने की गुण नहीं है, लेकिन राहु केतु में गुण अवशोषित करने के गुण है।
इसलिए इनमें अशुभता जाएगी, तो शुद्र प्रभावी उतना नहीं। तो ये तो दीर्घायु के बारे में हम लोगों ने सोचा। अब यहां पर यह भी कहा गया कि निर्धन होगा व्यक्ति, अब भाग्य भाव का ही स्वामी यदि अपने भाव से 12वें हो जाए, भाग्य भाव का ही स्वामी यदि अपने भाव से 12वें हो जाए, तो गड़बड़ है। तो क्या भाग्य साथ देगा? नहीं, नहीं देगा। नहीं। लेकिन जदा कदा अच्छा फल भी मिलेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग भी तो बना। लेकिन विपरीत राजयोग जदा कदा ही फल देते हैं। विपरीत राजयोग का फल लेने के लिए व्यक्ति को उसके लायक कार्य भी करने पड़ते हैं, क्योंकि पुनः इसको खस्टेश बना के काम करना होगा। बुध को खस्टेश बनाए, यानी कि पूजा पाठ टोना टोटका में कम ध्यान दीजिए, यानी कि पूजा पाठ तो कीजिए ही, लेकिन तंत्र मंत्र पर, टोटका भरोसा पर कम ध्यान। अगर दुकान किए हुए हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, तो भाई नींबू मिर्चा लटका दो दुकान पर, टोना टोटका हुआ तो भाई नींबू मिर्चा लटका दोगे तो क्या हो जाएगा? भाई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है, अच्छे क्वालिटी के सामान हम देंगे, समय से दुकान खोलेंगे, दुकान से प्रेम पूर्वक ग्राहक से वार्तालाप करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप दुकान चलने लगेगा। मतलब ग्राहक की पूजा करें, इस पे ज्यादा ध्यान, न कि टोना टोटका पर। टोना टोटका मतलब क्या हो गया? तब भाग्य भरोसे, तब नवम भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें हो गए, तो काम गड़बड़। बातें स्पष्ट हुई? जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया जा रहा है कि मकर लग्न हो, वृषभ का शुक्र पंचम में हो तो योगप्रद होता है, दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं। अब यहाँ पर देखिए, मकर लग्न में वृषभ का पंचम में है तो ठीक है, दशम में शुक्र है तो फिर और ये तो और अच्छा हो जाना चाहिए। अब यहाँ दशम में यदि शुक्रदेव हैं, तब तो मालव्य योग बनाना, पंच महापुरुष योग बन गया, जी। तब तो और ज्यादा फल देना चाहिए। यह मालव्य योग, इनकी मूल त्रिकोण राशि, तो यहाँ फल उतना उत्तम नहीं, यहाँ फल उत्तम हो गया। ऐसा क्यों? यहाँ भावेशों के आधार से क्या समीकरण बनता है? उस तक की बातें तो मिथ्या हो नहीं सकती, कि मिथ्या हो सकता है? नहीं। गुरुजी वहाँ दिग्बल नहीं मिलेगा वीनस को। ठीक, हाँ ठीक है, यहाँ पर पूर्ण दिग्बलहीन हो गया। जी। गुरुजी राशि भी तो फिर उनकी वो शुभता खो देगी ना, केंद्र में होने की वजह से। नहीं, यदि कोई ग्रह केंद्र भाव का, यदि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र भाव का भी स्वामी हो और त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो, उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यदि केंद्र का भी स्वामी है और अन्य किसी दूसरे भाव का स्वामी है त्रिकोण भाव को छोड़कर, तब केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। त्रिकोण भाव के स्वामी में तो इतना पावर है कि जिससे केंद्राधिपत्य दोष होता है, उस दोष से उसे छुड़ा देता है। पंचमेश या नवमेश में यह ताकत है। जी। तो केंद्राधिपत्य दोष नहीं। शुक्रदेव, अच्छा अभी आपने जो कहा दिग्बली, तो ठीक है, चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल मिलता है, तो अपने ठीक दिग्बल के बगल में है। यहाँ पे दिग्बल शून्य हो गया। जी। तो ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं? खटबल में हम लोगों ने 6 प्रकार के बल पढ़े ना। मित्र स्थान। अरे मेरे बाबा, कहने का मतलब है ग्रहों के बल हम लोगों ने 6 प्रकार के पढ़ा है ना। जी। षटबल। षटबल, तो उसमें एक बल है दिग्बल।
दूसरा यह भी बल है स्थान बल, है कि नहीं है? जी जी तो यदि इन्हें दिग्बल नहीं है तो स्थान बली तो है ना, अपने मूल त्रिकोण राशि में तो स्थान बली हुए कि नहीं हुए? जी जी फिर क्या दिग्बल की मात्रा रह गई या समाप्त हो गया? तो 6 प्रकार के बल में किसी भी एक प्रकार का बल हो गया तो ग्रह बली हो गया। अगर सभी प्रकार के बल अगर एक ही ग्रह में है तब तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे 7 नंबर की राशि होगा तब तो दिग्बल और स्थान बल दोनों मिल गया। तो सभी व्यक्ति के सभी ग्रहों को स्थान बल और दिग्बल तो नहीं होते ना। तो एक प्रकार से दिग्बलहीन है तो दूसरे प्रकार से तो दिग्बल इसे मिला या नहीं मिला? मिला। मिल गया। तो दिग्बलहीनता की बातें यहाँ पे समाप्त हो गई। जी गुरु पंचम भाव से छठे भाव में गए गुरुजी, ये कारण हो सकता है? 11 नहीं, अपने से भाग्य भाव नहीं, सॉरी, अपने से 7, 8 छठे में गए, पंचमेश अपने से छठे भाव में गए, तो क्या ये कारण हो सकता है गुरुजी? हाँ जी, पंचमेश भी हुए गुरुजी, तो अपने से छठे भाव में गए, दशम भाव में आए, तो क्या ये कारण अपनी राशि में है ना, तो अपनी ही फिर राशि में। तो दसम भाव से यह 8वां भी तो है। यदि पंचम से यह छठा है, जी पंचम से यह छठा है तो छठा से यह भाग्य भाव से ये 10वां है, 9वां है, तो भाग्य भाव का 9, 10, जी का जी भाग्य गुरुजी, भाव, जी तो वो दशम इसलिए वैसा कर रहा है। और अब भाग्य भाव से, चूंकि हम यहाँ मकर राशि का, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, चूंकि भाग्य भाव से दूसरा भाव पड़ जा रहा है, 10वां भाव, तो शुक्र है चूंकि, तो शुक्र आराम तलब का ये करा देंगे। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। देखिए 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 देखिए, बात यह है कि शुक्र दसम भाव के लिए कुछ नहीं है। दसम भाव के लिए शुक्र का कोई महत्ता नहीं है। जी किसी प्रकार का कारकत्व दसम भाव में शुक्र का है ही नहीं। क्या दसम भाव के कारक हैं? नहीं नहीं है, कारण नहीं। नहीं शुक्र केवल विलासिता के कारक भी है। हाँ वही आराम तलब, सॉरी, विलासिता, शुक्रदेव विलासिता के कारक हैं और धन के अभिलाषी हैं। धन के अभिलाषी है, और धन के सिर्फ धन के लिए अभिलाषा प्रदान करते हैं। तो धन के लिए अभिलाषा की जहां तक बात आएगी तो दूसरे किसी भाव से 11वें भाव में धन का अभिलाषा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो काम करना है ना। जी हाँ, इसलिए तो शुक्रिया। कार्यों में तो कमी लाएंगे। नहीं, विलासिता की कोई जगह ही नहीं है कार्यों में। जी लेकिन पंचम भाव बुद्धि का होता है। पंचम भाव बुद्धि का होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले चर्चा किया था, आप ही लोगों में से किसी आदरणीय सदस्य के द्वारा कहा गया था कि पंचम भाव में दिग्बल के नजदीक है, दसम भाव में दिग्बल के नजदीक नहीं है, वह शून्य वहां पर हो गया। तो हमने कहा था कि यह स्थान बली है। तो ठीक है, तो पंचम भाव में तो यह स्थान बली भी है और दिग्बल के नजदीक भी है, डबल बल मिलाना। हम वहां पर कहना चाह रहे थे यही बात, लेकिन आप लोगों के दिमाग में वहां पर यह बातें तुरंत नहीं आई है। तो पंचम भाव में अपने स्वराशि का भी है और दिग्बल के नजदीक में है। तो यहाँ पर दिग्बल के नजदीक और स्वराशि का हो गया, तो दोनों प्रकार के बल हो गए ना यहाँ पे। जी एक और दूसरा, अपने भाव, जिस भाव के जो कारक हैं, अब चौथे भाव के संपत्ति,
भूमि भवन मकान इत्यादि वाहन इत्यादि के कारक भी तो हैं, तो अपने कारक भाव के धन भाव में भी हैं। तो जो जिस ग्रह जिस भाव का विचार करे, जो भी कारकत्व हो, यदि उससे दूसरे भाव में वह ग्रह है तो थोड़ा अच्छा हो गया, तीसरा फायदा हुआ यहाँ पे। अब चौथा देखिए, यहाँ पर बचपना में बुध की प्राथमिकता है, बचपना में बुध की प्राथमिकता है, लेकिन जब हम युवा अवस्था के हो जाते हैं, अपने कार्यों को जब हम करते हैं, तो वहां पे निष्कर्ष की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? निष्कर्ष तक रिजल्ट। तो हम जब अपने बुद्धि का इस्तेमाल निष्कर्ष के लिए करते हैं, तो पंचम भाव में शुक्रदेव बुद्धि के सहारे निष्कर्ष देने में मदद करते हैं, क्योंकि शुक्रदेव निष्कर्ष के ही कारक है। शुक्रदेव निष्कर्ष के कारक, रिजल्ट के। निचोड़ निकाल लेना पूरे घी का मक्खन, यानी पूरे दही का मक्खन तो शुक्र ही है ना जी। तो अब यहाँ पर जो पंचम भाव के जितने कार्यों को हम लोगों ने चर्चा किया, क्या वह उतने कार्य दसम भाव में वो कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पंचम भाव में क्या कर पाएंगे? जी कर दिख रहा है। हाँ, तो जब पंचम भाव में करेंगे तो फिर पंचम भाव में बैठने से ज्यादा फल हो गया। हम ये नहीं कहते कि इस दसम भाव में बुरे फल देंगे, दसम भाव में भी अच्छा फल देंगे, लेकिन उससे भी बेहतर फल पंचम भाव में देंगे। अब अगर दसम भाव में बैठेंगे, दसम भाव में रहेंगे, तो उतने फल नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी इनकी नहीं है जितना कि पंचम भाव का। अब बातें स्पष्ट हुआ, हम लोग आगे बढ़े। गुरुजी, तो मालव्य महापुरुष योग का कोई उसका महत्व नहीं हुआ फिर? है ना, मालव्य योग ही बना, मालव्य योग तो है, तो उससे मतलब कोई हमें उससे लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन हर लाभ भी काफी हो जाएगा। गुरुजी अपने मूल त्रिकोण के रहेंगे, मालव्य योग के रहेंगे, तो गुरुजी फल मिलना चाहिए। फल कम मिलेगा। अब फल अधिक कैसे मिलेगा? अगर शुक्र बुध तो कम की मिलेगा। यदि शुक्र बुध की युति हो जाए या शुक्र शनि की युति हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, या शुक्र गुरु की युति हो जाए और अच्छा हो जाएगा। यानी गुरुजी उस भाव के कारक ग्रहों के साथ अगर युति हो जाए तो अच्छा फल मिलेगा। हाँ, ना कारक ग्रह की बात। अब बुध की युति यानी कि भाग्य भाव के स्वामी की युति हो जाए, शनि की युति यानी कि लग्नेश द्वितीय की युति हो जाए, तो शनि और बुध गुरु शुक्रदेव के सहधर्मी ग्रह हैं, शुक्रदेव के मित्र। अगर मंगल की भी युति हो जाए तो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यह दशमेश एवं एकादशेश की युति भी कही जाएगी या दशमेश चतुर्थेश की युति भी कही जाएगी। तो और मतलब यहाँ पे दसम भाव में यदि शुक्रदेव है तो किसी भी शुभ फल प्रदाता ग्रहों का संबंध होना आवश्यक है, तो फल काफी हो जाएगा। लेकिन पंचम भाव में शुक्रदेव अकेले काफी फल दे देंगे, शुक्रदेव अकेले अच्छा फल देंगे, लेकिन दसम भाव में थोड़ा सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव को कई मायने से हम लोगों ने अच्छा साबित कर दिया ना, 5-6 कायदे से अच्छे हो गए, और वहां पे तो कोई कायदा ही नहीं लग रहा है। एक ही कायदा लग रहा है कि दसम भाव में शुक्रदेव अपने मूल त्रिकोण राशि जी, और उस भाव में उनका कोई उतना कार्य का तो रोल है नहीं। हम कार्य क्षेत्र में जाए, यहीं पर अभी पढ़ा रहे हैं, यहीं पे अभी हम लोग चर्चा हो रही है, और मन में विलासिता आ जाए, जैसे आंखें बंद कर ले, चश्मा निकाल ले, जाओ आंखें बंद, फिर क्या होगा? किसी बात तो चश्मा भी नहीं क्लास छोड़ के भाग जाएंगे।
और मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग कोई प्रश्न पूछे हमसे या पूछते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उसका निष्कर्ष यदि हम अब निष्कर्ष निकाल करके आप लोगों को बताते हैं, यदि उस निष्कर्ष से आप संतुष्ट होते हैं, तर्कगत बात होती है, उससे संतुष्ट होते हैं, तो फिर क्या क्लास छोड़ के आप भाग जाइएगा? फिर नहीं गुरुजी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं भागेंगे तो फिर यह पंचम के शुक्र का फल हुआ ना। और जी। दशम के शुक्र का फल ये हो गया कि काम कर रहे हैं, चश्मा निकाल दिया आंखें टिका के बस। जी जी जी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर फिर शुक्र और गुरु की युति अच्छी कैसे फल देगी? वो तो यहाँ पर तृतीयेश और द्वादश है। अरे भैया तो फिर शुक्र यहाँ पे पंचमेश भी तो है और दशमेश होने के साथ में काफी शुभ फल देने वाला हो गया। तो यह जो द्वादशेश और तृतीयेश की जो दोष है, वह दोष तो समाप्त हो गया ना उसका, जी गुरु का। तो गुरु शुभ फल प्रदाता हो गया। फिर तो शुभ फलदाता ग्रह का संबंध बन गया। जी गुरु जी। जी कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं ना कि फलाने भाव का स्वामी यदि पापग्रह हो तो यह फल देता है, शुभग्रह हो तो नहीं। ऐसी ऐसी बातें कभी कभी देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि नहीं मिलती है? चर्चा होती है कि नहीं होती? होती है गुरु। हाँ, अगर और यह भी चर्चा होती है कि सभी नैसर्गिक ग्रह अपने प्राकृतिक गुणों को कभी नहीं भूलते, अपने प्राकृतिक गुणों को कभी नहीं बोलते। यदि चंद्रमा पंचम में हो, मकर लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा पंचम में हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध शुक्र लग्न में हो, तो बहुत प्रबल राशि। यह भावेशों के आधार पर दृष्टि युति की सभी बातें हो रही है। भावेशों के आधार पर जो राजयोग बनते हैं स्थान पर इत्यादि। तो यह फल कब मिलता है, यह राजयोग कब मिलेगा? तो संबंधित ग्रहों की दशाओं में मिलेगा। यह तो दशा फल के अंतर्गत में ही आता है कि लाभ कब मिलेगा। तो इस प्रकार की युति हो तो संबंधित ग्रहों की दशा, महादशा में, अंतरदशा में लाभ मिलेगा। मिलने की सूरत। तो चलिए चौथे सूत्र की हम लोग चर्चा करते हैं कि चंद्रमा पंचम में हो, ये दूसरे में लिखा है पंचम चौथा। चंद्रमा पंचम में हो और इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, लग्न में बुध शुक्र, लग्न में बुध शुक्र, अब तो हमें से 5-10 दिन के बाद से, 15 दिन के बाद से यही पीडीएफ पर ही क्लास चलेगा। व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वाला हटा रहा है। कोई और ऑप्शन नहीं हो सकेगा गुरुजी? तो यह जो है, यह भी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पीडीएफ है। हमने पन्ना का एक फोटो खींचा, बनाया, पीडीएफ बना दिया। मतलब इस फोटो को हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पहले शेयर करते थे, उस पर पढ़ते थे, तो उस पर लिखना पढ़ना थोड़ा आसान होता था। यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आदत तो बन गया। अब तो कोई दिक्कत थोड़े। ये जो व्हाइट बोर्ड पर पहले जो पढ़ाते थे या अन्य कक्षाओं में चलती थी, अब व्हाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वाले बंद कर। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मकर लग्न हो, वृषभ का शुक्र, यदि चंद्रमा पंचम में हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध शुक्र लग्न में हो, तो बहुत प्रबल राज हो। अब यहाँ पे चंद्रमा, वृषभ का चंद्रमा तो पंचम भाव में उच्च का ग्रह हो गया। बुद्धिमता काफी अच्छी हो गई, बुद्धिमता अच्छी हो।
और सौम्य बुद्धि हो गया। इससे ज्यादा सौम्य बुद्धि तो कुछ और हो नहीं सकती। और चंद्रमा भी शुभग्रह है, उच्च का हो गया, और उच्च के चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चाहे कहीं से पड़ जाए, लग्न से पड़ जाए या नवम भाव से पड़ जाए, अच्छी बात ही है। और बुध शुक्र लग्न में, शुक्रदेव क्या है, पंचमेश का लग्न में होना भी अच्छा बात है। भाग्येश एवं पंचमेश की युति लग्न में हो गई, या भाग्येश और दशमेश की युति हो गई, भाग्येश एवं दशेश, नवमेश एवं दशमेश की युति लग्न में ही हो गया। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वैसे भी अगर 11वें भाव से देखते हैं, दृष्टियों की बात जहां पुस्तक में आती है तो सामान्यतः 7वीं दृष्टि की ही आती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि का मतलब 7वीं, क्योंकि वह दृष्टि कॉमन हो जाता है। तो आमने सामने हो गया गुरु और चंद्रमा, गज केसरी योग भी बना। तो इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि पंचम भाव में कोई भी शुभग्रह, कोई शुभग्रह अच्छे स्थिति में हो और उस पर किसी शुभग्रह की ही दृष्टि हो, और कुंडली के शुभ भाव में, कुंडली के शुभ भाव में 9वें एवं 10वें भाव के स्वामी की युति हो, तो यह अच्छा राजयोग है और संबंधित ग्रहों की दशाओं में इसका फल मिलेगा। हर लग्न में यह लागू हो सकता है, लेकिन इस लग्न में यह युति थोड़ा ज्यादा ही प्रभावी हो गया। यदि चंद्रमा को शुभग्रह मान के बिठा दिया गया तो चंद्रमा अपने उच्च राशि का हो गया, गुरु से दृष्ट हो गया, गजकेसरी योग बना, 9मेश 10मेश की युति हो गई लग्न में। तो 9मेश 10मेश दोनों की युति हो गई और मित्र राशि में ही है, अच्छी बात। 9मेश के तो मित्र लग्नेश सदैव होते ही हैं, 10मेश के मित्र लग्नेश होंगे कि नहीं होंगे, सभी लग्नों में नहीं होते, लेकिन इस लग्न में तो है। तो स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई, स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं। गुरुजी, ये शुक्र लगन में बैठा और शनि द्वारा दृष्ट हो सप्तम भाव से इसी मकर लगन में, तो भी बहुत अच्छा। तब तो और इस युग में बल बढ़ गया, लगन को बल मिल गया, लगन को भी बल मिल गया, भाग्य भाव को भी बल मिल गया, क्योंकि लग्नेश के द्वारा भाग्य भाव देखा जा रहा है, और भाग्येश खुद लग्न में बैठकर लग्नेश को देख रहा है। यहाँ लग्नेश और भाग्येश का भी परस्पर संबंध हो गया ना फिर तो। जी, तो गुरुजी ये ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में है, शुक्र लगन में है, शनि सप्तम से देख रहे हैं, लेकिन वो बुध जो द्वादश में गए, तो जो आपने बताया उसी हिसाब से मतलब काम के लिए मुझे पंचुअल होना चाहिए अपने काम के प्रति। हाँ जी, कार्यों के प्रति, बुध के उसके लिए, हाँ, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य के प्रति पंचुअल हो, उसी को पूजा माने जी। बात खत्म है। आप महिला यहाँ सुबह में बैठ कर पूजा पाठ करने, थोड़ा शाम में धूप आरती नहीं, शाम में अगर चाय पीने का समय है तो पूजा से ज्यादा महत्व चाय बनाकर देने का है। एक रोज पूजा नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। जी, पूजा शांति के लिए, मन शांत हो, एकाग्र हो, इसके लिए। लेकिन हम पूजा करने के चक्कर में अपने कार्यों को ही नहीं करेंगे तो थोड़ा देर के बाद फिर उलाहना मिलेगा, फिर हमारा दिमाग भ्रमित होगा, फिर हमारा दिमाग भ्रमित होगा। तो पूजा करके उठे तो दिमाग भ्रमित हो गया, क्या फायदा हुआ।
गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। पूछिए। गुरुजी जैसे इनके शनि अगर यहाँ पे है तो उसकी नीच की दृष्टि 4th हाउस पर आएगी तो गुरुजी उसका क्या इफेक्ट होगा? हाँ, यहाँ गुरु बैठे हैं गुरुजी, गुरु और केतु। तब तो खैर घरेलू सुखों में वृद्धि हुआ, यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई पापग्रह देख रहा है तो पहले से वो ऑलरेडी सुभाग्रह है। ठीक है, अगर सुभाग्रह न हो तो घरेलू सुखों में थोड़ा कमी आएगी, घर के शांति माहौल में थोड़ा कमी आएगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो धन योग की बात है, धन योग तो होगा। जी गुरुजी। अगर बुध नहीं है, केवल शुक्र ही है, तो फिर शुक्र लग्नेश एवं दशमेश का परस्पर संबंध हुआ, लग्नेश एवं पंचमेश का परस्पर संबंध हुआ, तो अच्छा योग तो हुआ है। अच्छा योग तो अब हम लोग पुनः कल की कक्षा में 5वें सूत्र से आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज तक 4था सूत्र रह गया, लेकिन ये कक्षा बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है, इतना स्लो नहीं होना चाहिए। ये बहुत समझ के पढ़ रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी अच्छे से समझ आ रहा है और चार्ट पे लगा के देखने से और अच्छे से आ रहा है। जी।